हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर हाईवे के बारे में जो इंसानों ने नहीं बनाया है। यह है फंगल का सुपर हाईवे या कवक का सुपर हाईवे आप कह सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये पृथ्वी के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका एक ग्लोबल मैप बना दिया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है इसका योगदान क्या है हमारे पर्यावरण में, पृथ्वी के जो संरचना है उसमें, और लाभ वगैरह भी हम समझने वाले हैं। साथ में जो रिसर्च है ये किसने की है, जैसे हमारा है ना वर्ल्ड वाइड वेब, वैसे ही कुछ सिमिलर इनका है वुड वाइड वेब, मतलब इनका एक जाल बिछा हुआ है जिसको हम समझने वाले हैं। ये जो है पहली बार किया गया है और इसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो लिखा माइकोराइजा फंग, ये वैश्विक मानचित्र हम समझने वाले हैं। कुछ इलाके जो आपको चमकीले दिखाई दे रहे हैं वहां पर इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अब इसके माध्यम से क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। देखो ग्लोबल मैप बनाया गया है, पहली बार बनाया गया है। सुपर हाईवे देखने वाले, इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो माना जा रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसका 1 अरब और आप मान लो, मतलब उससे और भी ज़्यादा ये डिस्टेंस रहने वाली है। जो डेंडिकल्स होते हैं जिसको हम हाइप के नाम से जानते हैं, उनको अगर हम जोड़ करके एक लंबी रस्सी बनाएं उसके बारे में बोला जा रहा है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई पहले अध्ययन किया क्यों गया है, क्या किया गया है वो हम बाद में समझेंगे। तो विश्व में कुल कितना माइकोराइजा है ये समझना है। देखो माइकोराइजा क्या है, कवक है जिसको जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहना होता है या जड़ों से संपर्क बनाकर रहते हैं, वो अपना काम चलाते हैं और उनकी वजह से जो पेड़ होते हैं उनको अपना फायदा मिलता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाते हैं और इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि भाई कुल कितना माइकोराइजा का नेटवर्क है ये देखेंगे, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, कहाँ पर कम है और कम है तो क्यों है, ये हमें जो है यहाँ पे समझना है। इसी उद्देश्य के साथ अब रिसर्च किसने की है, तो सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में स्पून के नाम से जानते हैं, और विश्व का पहला यह एयर बस्कुलर माइकोराइजल फंगल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप तैयार किया गया है। तो विश्व का पहला है, याद रखना है किसने किया है, और बाकी हम चीजें वन बाय वन समझते जाते हैं। देखो कुछ कुछ जो इलाके बहुत चमकीले हैं और वहीं पे आपको जो है इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। अब क्या क्या चीजें हैं समझते हैं। देखो इसकी जो लंबाई है लगभग इतनी है, अगर आप देखना चाहें तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है उससे भी 1 अरब गुना अधिक लंबाई इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, शोध में यहाँ पर यह भी पाया गया है कि पूरी दुनिया में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ हो गया उसके बाद सब कुछ विकसित हो गया था, तो जो माइकोराइजा का नेटवर्क था प्रेजेंट टाइम में 50% तक कम हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, पर्यावरणीय कारण है, मानव हस्तक्षेप वाले कारण है, उन सब के चलते जो है इसका नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अब ये जो नेटवर्क है सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने आपको पढ़ा है कि भाई हमारा खुद का जो इंटरनेट वाला नेटवर्क है सिमिलर वैसा ही काम करता है। अब बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के नीचे पाया जाता है। अगर आप 1 चम्मच जो है मिट्टी लेकर के उसको कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना माइकोराइजा है, तो देखो बोला जा रहा है कि 10 मीटर तक फैली हुई रस्सी के लंबाई के आकार का आप इसको देख सकते हैं, मतलब जो है बहुत ज्यादा ही मात्रा में है। जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा अपने आप में। तो एयर बस्कुलर माइकोराइजा फंगी ऐसे लाभकारी कवक होते हैं जो लगभग 90% से अधिक स्थलीय पौधों की जड़ों में सहजीवी या सिम्बायोटिक संबंध स्थापित करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब देखो यहाँ पर है, पौधा क्या देता है इनको, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण से निर्मित कार्बन और सुगर देता है, और कवक क्या देता है, तो जल हो गया, वाटर है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन, ये कंज्यूम करके रखते हैं, ये पौधे को देते हैं। तो एक दूसरे को जो है यहाँ पर लाभ प्रदान करते जा रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये सर आपको समझा दिया है मैंने आपको। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के जीवित परिसंचरण की भूमिका, मतलब अब समझना है कि इसकी भूमिका क्या है। सब कुछ पौधों पर ही निर्भर है। ग्रीनरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, चाहे घास के मैदान हो, चाहे वो 1000 साल पुराना 100 फीट का 50 फीट का कोई पेड़ हो, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और बोला जा रहा है कि भाई हर पेड़ पौधे की जड़ों के साथ ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के बैठे हुए हैं, इसका मतलब दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। अब 50% अगर माइकोराइजा कम हुआ, इसका मतलब 50% पेड़ या घास के मैदानों में भी कमी आई होगी। तो बोला जा रहा है मिट्टी में कार्बन भंडारण के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अभी आपको बताऊंगी कितना काम करते हैं।
करते हैं। पोषक तत्वों में नाइट्रोजन चक्र, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो पौधे स्वयं हवा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन होता नहीं है। मतलब नाइट्रोजन होता है लेकिन उस प्रकार से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ही देखिए खेती वगैरह होती है तो फसलों को बार बार बदलने की सलाह दी जाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। पौधों को सूखा एवं अन्य जो पर्यावरणीय जो समस्याएं होती है उससे बचा करके रखते हैं। अब पृथ्वी की जीवित परिसंचरण प्रणाली के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई क्या है, ये CO2 को जो है, जो CO2 एमिशन होता है उसको कैप्चर करते हैं। तो बोला गया है कि 4 अरब टन CO2 इक्विवेलेंट इतना आप देखेंगे ये कंज्यूम करते हैं या उसको मिट्टी में बदल देते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जितना भी हम कार्बन एमिशन करते हैं उसका लगभग 11% ये जो माइकोराइजा है वो उसको मिट्टी में बदल देते हैं। तो हमारे लिए भी कितना बेनिफिशियल हो गया, पर्यावरण के लिए भी कितना बेनिफिशियल हो रहा है। अब ये जो वो पूरी रिसर्च की गई है तो कितने जो है साक्ष्य लिए गए हैं, कितने क्या चीजें कलेक्ट की गई हैं समझते हैं। तो लगभग 16,000 से अधिक जो है मिट्टी के कोर्स या जमीन का विश्लेषण किया गया था। 322 जो है वैश्विक शोध अध्ययन यहाँ पे किए गए और मशीन लर्निंग मतलब AI का इस्तेमाल करते हुए 3 लाख से अधिक जीवित हाइप की रोबोटिक इमेज। हाइप्स क्या होते हैं आपको समझा दूं क्या एक बार। यहाँ पे देखो इमेज लगी होगी, कहाँ गई, ये जो आप टेंटिकल्स देख रहे हो ना, ये पतली पतली जो एक दूसरे से जोड़ के रखती है, इन्हीं को हम हाइप के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने यहाँ तक जो है समझ लिया है इसको। अब इसके बाद क्या हुआ, मशीन लर्निंग से डेटा कलेक्ट किया, चीज़ों को कैलकुलेट किया और कहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, हाइप्स कहाँ पर रहते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब हम समझें कि भाई कहाँ पर माइकोराइजा ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। जैसे हम देखते हैं जो इंटरनेट का जाल होता है शहरी इलाकों में बहुत जो है ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में कम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कम है। तो सबसे ज़्यादा होता है मैदानी इलाकों में, जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर माइकोराइजा ज़्यादा होता है। जितने भी हमने इमेज देखी हैं वो छोटे छोटे घास जो होती हैं, दूधिया घास के नाम से आप जानते हो, किसी अन्य प्रकार की भी घास है, उनकी जड़ें नीचे बहुत फैली हुई होती है। इसके कुछ इलाके हैं, देखो लिखा 40% माइकोराइजा जो बायोमास होता है वो घास के मैदानों में ग्रासलैंड में ही मौजूद होता है। उसमें से कुछ इलाके हैं जैसे अमेरिका का जो है एवरग्लेड्स हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका का दक्षिणी सूडान के पास जो है फ्लडेड जो ग्रासलैंड है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एशिया का तिब्बतन प्लेटो। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है। अब देखें तो भाई इन्होंने बताया कि जो कृषि वाली भूमि होती है वहां पे माइकोराइजा कम होता है, जो गैर कृषिगत भूमि होती है वहां पर माइकोराइजा ज्यादा। जाहिर सी बात है, किसानी खेती करते हैं तो लगातार जुताई होती है, जिसकी वजह से इनकी जड़ें देखो यहाँ पर ब्रेक होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये कंपेयर भी किया गया है। नेटवर्क घना कहाँ होगा, जहाँ पे ग्रासलैंड ज्यादा है और कार्बन भंडारण भी आपको यहीं पर ज्यादा देखने को मिलेगा, उर्वरता फर्टिलिटी भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब अध्ययन के अनुसार हमने देखा तो देखो कृषि भूमि में कविकी नेटवर्क की डेंसिटी जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है उससे 50% कम होती है। अब इन सब के चलते जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इन पर, वो हम देख लेते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है, नाजुक प्रणाली पर मंडराते खतरे कौन कौन से हैं। पहला है कृषि का विस्तार, लगातार ऐसे इलाकों में कृषि हो रही जहां पर पहले घास के मैदान थे या जंगल थे, उसकी वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। कम होने के साथ साथ आप समझिए उर्वरकता भी कम है, जिसकी वजह से किसानी खेती आप करेंगे तो लेकिन उत्पादन आपका बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी इनकी संख्या घटती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, सूखा है और वर्षा के बदलते पैटर्न। जैसे अभी इस बार देखे भाई कोई बरसात हुई ही नहीं है, जून लगभग जो है आधा खत्म हो चुका है और इंडिया में कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। भूमि उपयोग को लेकर के है भाई, वनों की कटाई लगातार कर रहे हैं, अंधाधुंध शहरीकरण और औद्योगिकरण से की वजह से भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब संरक्षण की सबसे बड़ी विडंबना ऐसी है कि भाई 90% इसका जो हिस्सा है वो कहीं संरक्षित है ही नहीं, बस 10% थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इनको जो है बहुत खतरा है, खत्म होने की कगार पर ये बोला जा रहा है। अब पृथ्वी के, अब देखो निष्कर्ष इसका यही है कि भाई पृथ्वी के ऊपर की दुनिया को बचाने के लिए हमें पृथ्वी के नीचे की दुनिया को बचाना पड़ेगा। क्यों, हमने देखा CO2 जो है कैप्चर करने में भी आगे है, पेड़ पौधों के लिए भी जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन्होंने बना रखा है, तो हर चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इनको भी, जैसे कई बार हमने पढ़े आर्टिकल कि हर प्रकार के प्रदूषण के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है, लेकिन मिट्टी जिसके जरिए हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिस पर उगी हुई फसलों को खाते हैं, जिस पर हमारा मकान बना हुआ, जिस पर हम चलते हैं, मृदा प्रदूषण, इसके लिए बहुत बड़े प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि हमें इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो इसको भी आप मृदा
प्रदूषण के तहत रख सकते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर वाली जो चीजें हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। अब एक प्रश्न हमारा आर्टिकल से है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो माइकोराइजा के आगे लिखा है पौधों की जड़ों एवं कवकों का सहजीवी संबंध, हाइप के आगे लिखा कवक के धागे जैसे तंतु, जो है माइलियम के आगे लिखा हुआ कवक का संपूर्ण जाल, वुड वाइड वेब के आगे लिखा वृक्षों का अनुवांशिक डेटाबेस। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।